नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ये शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडाज पे होंगे जुडिशियल रिफॉर्म से जुड़ी हुई चीज़। एक दिल्ली हाई कोर्ट जज के यहाँ कैश जो है वो बरामद हुआ है, तो यहाँ पे क्या जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए हमें, उस चीज़ को समझेंगे। बजट रिफॉर्म पे भी जो है आज का एडिटोरियल है, सो वी विल लुक इनटू दैट। एक ये इम्पॉर्टेंट टूल होता है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी का। तो आप अगर सरकार को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट के थ्रू ही बजट अप्रूव होता है। तो पार्लियामेंट बजट को जब डिस्कस करेगा तो अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगी। देन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से जुड़ी हुई बात समझेंगे कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है, और हम अगर देखेंगे तो इस एरिया में हम सबसे बड़ी पावर हैं। देन बांग्लादेश क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट इंडिया पे होने वाला है, कैसे हमारे लिए ये एक खतरे की घंटी है और हमें इसको हैंडल कैसे करना है। सो विल लुक इनटू दिस। देन यूक्रेन रशिया वॉर अभी भी चल रहा है। ओडेसा के अंदर, ओडेसा इज़ अ पोर्ट सिटी, यहाँ पे रशिया ने फायरिंग की है। सो वी विल लुक इनटू दिस। सूडान सिविल वॉर में कुछ एक डेवलपमेंट है। मिलिट्री ने वहाँ पे जो कैपिटल सिटी है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। सो दिस इज़ द न्यू डेवलपमेंट। एंड देन देर इज़ अ डिबेट रिलेटेड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। ओके, सो क्या हमें इसे अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सो विल लुक इनटू ऑल दीज पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम्स एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन। तो सीधा जब आप इसको फर्स्ट न्यूज़ से, फर्स्ट पेज से कवर अप करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा आ गया है कि एक जज के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैश मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यहाँ पे। सो अब अलार्मिंग सिचुएशन ये है, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट इज़ नाउ लुकिंग इनटू दिस। अब देखो, एक बात आपको समझनी है, हमारी जुडिशरी के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है। वी डोंट हैव, यू कैन से, डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोविजन। आपके पास डिसिप्लिनरी एक्शन के नाम पे एक ही चीज़ है, वो है ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे इनको एक जो है हाई कोर्ट से हटा के दूसरी जगह कर दिया गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता, बिकॉज एक जो आप बोल सकते हो रिमूवल का जो प्रोसेस है, दैट रिमूवल प्रोसेस हैज़ टू बी कैरिड आउट बाय पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के थ्रू होगा और उसके अंदर भी 2/3 मेजोरिटी से आपको जो है दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से ही उसे पास करवाना पड़ता है। एंड दैट इज़ इटसेल्फ बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है ये। तो ये मुद्दा है यहाँ पे। अब देखो, जज को ट्रांसफ़र तो यहाँ पे कर दिया गया है एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई दिस ट्रांसफ़र इज़ नॉट रिलेटेड टू द रूमर्स दैट आर स्प्रेड। अभी तक क्लैरिटी नहीं है कैश मिला है नहीं मिला है, अभी तक कुछ इसको लेके आइडिया नहीं है। सो ये प्रेजेंट डेवलपमेंट है यहाँ पे। अब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए। अब देखो, ये जुडिशरी क्यों किसी को आने नहीं देती, उसका रीज़न है वो अपनी इंडिपेंडेंस को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, वी नीड अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे सिस्टम में नहीं चल सकते हो जहाँ पे कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोविज़न ना हो। तो ये चीज़ हमें यहाँ दिखी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कर सकते हैं, इनको ट्रांसफ़र करेंगे। नाउ ट्रांसफ़र इज़ नॉट द गारंटी, इट इज़ नॉट द डिसिप्लिनरी एक्शन। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है, और इसी रिफॉर्म को लेके हम कह रहे थे कि आप यहाँ पे इसको रिफॉर्म करना चाहते हो तो मेक सम प्रोविजंस कि जजेस के अगेंस्ट जो है आप डिसिप्लिनरी प्रोविजंस को इनिशिएट कर सकें, और उसी के थ्रू ही जो है चीज़ें बेटर होंगी। नाउ इफ़ यू सी दिस, ये आप क्वेश्चन देखिए। सो ये 2021 का क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिसी इज़ एन असेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इट इज़ फेडरल इन कैरेक्टर। तो हमारे यहाँ पे जो असेंशियल फीचर है, हमारे फेडरलिज्म का असेंशियल फीचर, दैट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि ये जो है ये मेंटेन करना ज़रूरी है। बाकी आप समझ सकते हो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या आपको जस्टिस डिलीवर करने के लिए हम लोग जो है कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बट लुकिंग इनटू दिस, इवन to maintain the federal character here, independent judiciary is one of such factors। क्यों है ये? मान लो सेंटर और स्टेट का मामला हो गया, तो उस केस के अंदर आपको चाहिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वी कैन नॉट हैव द बायस्ड जुडिशरी, बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं चल सकती है। सो दिस इज़ वन पॉइंट जो हमें यहाँ पे थोड़ा जानना है। अब देखो, एक चीज़ देखिए, 2023 मेंस का सवाल है। अब ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। आइडिया इज सेम, बिल्कुल उसी बात को ये हाईलाइट कर रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो, चाहे आपके फेडरल प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना हो, या आपके बाकी राइट्स को इंश्योर करना हो, या अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी हो। तो ये अकाउंटेबिलिटी वाला भी एंगल यहाँ पे आ जाता है, दैट इज रिलेटेड टू द बैलेंस ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस आप इस चीज़ को बोल सकते हो।
ठीक, कि ये इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है वो डिजाइंड है कि आपको चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने हैं, जहां पे जुडिशरी कैन मेक, यू कैन से, योर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेबल, केस चल सकता है और इनके जो डिसीजंस हैं उनको नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है इफ दे आर फाउंड टू बी वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये किसी भी हालात के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे होते हैं तो उस केस के अंदर इट इज़ द जुडिशरी विच कैन गिव सम, यू कैन से, रिलीफ टू अस। तो ये इस एस्पेक्ट में इसको एड्रेस करने वाली चीज़ है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बहुत से प्रोविजंस हैं जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को फैसिलिटेट करता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नो। अब आप आगे देखिए इसके अंदर, तो फ्रंट पेज पे जो है दिस वाज द मेजर न्यूज़ दैट वाज टू बी कवर्ड। और एक चीज़ इसके अंदर समझनी है, तो देखो, यूएस फेडरल जज ब्लॉक्स द डिपोर्टेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट। अब देखो ये की पॉइंट यहाँ पे चल गया, वहाँ पे डिबेट। अब ये जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का मामला है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भी फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन क्या सिर्फ सिटीज़न को मिलेगी या इमिग्रेंट्स को भी मिलेगी, तो उसको लेके ये डिबेट चल रही है वहाँ पे। इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं, हमारे यहाँ पे इट इज़ जस्ट फॉर द सिटीज़न। कोई बाहर का आदमी यहाँ पे आके जो है अपने राइट नहीं क्लेम कर सकता। मतलब हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट नॉन सिटीज़न को भी मिलते हैं, लेकिन you talking about this, there are some rights like freedom of speech and expression। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसी चीज़ जो है वो सिर्फ हमारे यहाँ पे सिटीज़न को मिलती है, दूसरों को नहीं मिलती। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम डिबेट अब जो है अमेरिका में चल रही है कि यह सबके लिए होना चाहिए या सिर्फ जो है सिटीज़न के लिए होना चाहिए। देन ट्रम्प अलाउइंग रशिया रिलीफ विदाउट यूक्रेन्स कंसेंट। ओके, तो एक तरीके से नॉर्वे के लीडर आए हैं, उन्होंने कुछ चीज़ पॉइंट आउट की है। देखो, मैं भी इस बात को मानता हूँ, अगर आप सीज फायर कराना चाहते हो, शांति कराना चाहते हो, देन टॉक्स शुड बी बिटवीन द पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में टॉक्स होनी चाहिए। ये यूएस क्या कर रहा है, ये यूक्रेन के बिहाफ पे रशिया से डील कर रहा है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। और एक तरीके से ये इनकन्क्लूसिव होगा। यूक्रेन जैसे ही स्ट्रेंथ अचीव करेगा, देयर में भी, यू कैन से, अनदर सीक्वेंस ऑफ वॉर, दोबारा जो है ये वॉर जैसी चीज़ स्टार्ट हो जाए। या इफ़ यूरोप इज़ एबल टू प्रोवाइड आर्म्स, एम्यूनिशंस एंड फंडिंग, देन ऑल्सो वॉर विल कंटिन्यू, तब भी चीज़ जो है वो चलती रहेगी। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द बिग डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक चीज़ क्लैरिफाई की है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू कंप्लाई विद द लोकल लॉज। तो अगर वहाँ के लोकल लॉज अलाउ नहीं करते कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आपको प्रोटेस्ट नहीं करनी है। तो दिस इज समथिंग दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड। ठीक है, तो इंडियन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पैलेस्टीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। सो दे शुड रिस्पेक्ट द लोकल लॉज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है वो। नाउ देर इज़ न्यूज़ रिलेटेड टू दिस, देर इज़ प्रोग्रेस ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप। अब देखो, जीएम क्रॉप की बात करें तो हमारे यहाँ पे बीटी कॉटन आती है। बीटी कॉटन इज़ अप्रूव्ड, इसको अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, सो अभी डिबेट क्या चल रही है कि जीएम मस्टर्ड अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड देन देर इज ऑल्सो डिबेट रिलेटेड टू जीएम ब्रिंजल। ओके, बैंगन भी आ गया है। सो ये डिबेट है। अब देखो, एक चीज़ समझनी है आपको, कॉटन आप खाते नहीं हो, वी डोंट कंज्यूम कॉटन, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और ये मस्टर्ड जो है ये कंज्यूमेबल, एडेबल है, तो यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट। अब ये डिबेट है कि क्या ये कंज्यूम करना, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी बॉडी के ऊपर उसके इम्पैक्ट होंगे, अभी इम्पैक्ट ना हो, मे बी इन फ्यूचर इट विल इम्पैक्ट अस, मे बी इट विल स्टार्ट न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन अस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर आ सकती हैं। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। तो ये बड़ी खतरनाक सी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे तो जीएम मस्टर्ड अभी अलाउड है। आप जो मस्टर्ड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो वो मस्टर्ड ऑयल जीएम क्रॉप के थ्रू ही आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, देयर आर मैनी कंट्रीज विच आर अलाउइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, तो वो ऑलरेडी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, वी आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग इट, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन आवर साइकिल। तो क्यों ना हम इस जीएम मस्टर्ड को अप्रूव करके इंडियन फार्मर को थोड़ा बेनिफिट दें यहाँ पे। सो इट विल बी अ वेरी बिग रिलीफ फॉर इंडियन फार्मर, और दिस इज समथिंग विच इज सजेस्टेड। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने तो इसका अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, पहले तो बहुत बड़ा ये बवाल चल रहा था, बट
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक की तरफ से अप्रूवल आ चुका है. नाउ मैटर इज इन कोर्ट, कोर्ट इज लुकिंग इनटू दिस. अब आप इस चीज़ को देखिए, ये क्वेश्चन है 2018 प्रीलिम्स का, विच इज टॉकिंग अबाउट जीएम मस्टर्ड ओनली. अब पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स ऑफ सोयल बैक्टीरियम दैट गिव्स प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस. ओके, अब देखो ये सोयल बैक्टीरियम से तो आ रहा होगा, लेकिन ये जो है ये जीएम कॉटन का फीचर इन्होंने बताया है. तो ये बीटी कॉटन की है कहानी, ठीक है, ये जीएम मस्टर्ड की नहीं है, बीटी कॉटन की ये कहानी है कि पेस्ट रेजिस्टेंस बनता है जिससे आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो कम उसके अंदर आप डालते हो. तो ये हमारे इस केस के अंदर जीएम मस्टर्ड के केस में लागू नहीं होगा. देन यू टॉक अबाउट दिस सेकंड स्टेटमेंट, जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स दैट अलाउ प्लांट्स टू क्रॉस पोलिनेट एंड हाइब्रिडाइज. बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है. और फिर जीएम मस्टर्ड बनाया किसने है, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इन्होंने इसको डेवलप किया है. और दीपक पंटेल के जो है ये एक तरीके से इनकी लीडरशिप में किया गया है. सो यू शुड नो दिस. ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नाउ कवरिंग अप दिस, बी इज द राइट आंसर. ठीक, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आगे चलते हैं तो एडिटोरियल कंपोनेंट पे हम पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लें कुछ छूट तो नहीं गया है यहाँ पे. मोर और लेस थिंग्स आर क्लियर, चीज़ें कर ली गई हैं. एडिटोरियल नाउ, इंडियाज मार्जिनलाइज्ड पार्लियामेंट इन बजटरी अफेयर्स. ओके, सो ये बजट को जब आप देखते हैं, दिस इज द टूल टू मेक योर गवर्नमेंट अकाउंटेबल. ठीक है, सरकार को अकाउंटेबल बनाने का ये एक तरीका है, एक जरिया है. बिकॉज दिस पर्टिकुलर यू कैन से जो फाइनेंसेस आप लोग यूज़ करेंगे, जो आपकी जो स्पेंडिंग है, वो एक तरीके से हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट अप्रूव करता है. तो इस तरीके से आप जो है बजटरी सिस्टम एस्टेब्लिश करते हो अकाउंटेबिलिटी का. उसके ऊपर डिबेट होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. लेकिन इसके अंदर मुद्दा क्या आ रहा है, सो आज की डेट में जैसे चल रहा है, देयर आर यू कैन से नो क्वालिटी डिबेट्स. कोई क्वालिटी डिबेट्स जो है यहाँ पे नहीं हो रही हैं. वी हैव सीन दिस, दैट इज़ वन प्रॉब्लम हियर. एक चीज़ इन्होंने डिमांड की है कि प्री बजट डिस्कशन होनी चाहिए. ठीक है ना, तो आपके बजट बनने से पहले भी चीज़ों को डिस्कस किया जाना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, तो अभी क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही जो है इम्पोज बजट ले आते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स की सीक्रेसी मेंटेन करना एंड दिस एंड दैट. तो आप डिस्कशन अगर इसको कर लेंगे बेटर वे में, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ और इफेक्टिवली आप बोल सकते हैं कि उसको लागू की जा सकती है. ठीक है, सो अभी देखो 2021 के अंदर सवाल भी यही था, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव. अब बजट जो है वो एक तरीके से इस अकाउंटेबिलिटी का ही पार्ट है. ठीक है, इसीलिए जो है हम इसको कवर कर रहे हैं. तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ बजट को देखें तो हमारी जो भी नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, इकोनॉमिक विजन है गवर्नमेंट की, गवर्नेंस फिलॉसफी है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन बजट. वो सब आपके बजट में ही आएगा. नाउ पार्लियामेंट होल्ड द क्रिटिकल पावर. बिल्कुल, कैसे पैसा जो है स्पेंड होगा वो यहाँ ये डिसाइड करते हैं. हमारे यहाँ पे फिस्कल डिसिप्लिन हमें मेंटेन करके रखना है, दैट इज़ ऑल्सो यू कैन से एंश्योर्ड बाय बजटरी डिस्कशंस. बिल्कुल वहाँ पे ही होता है. और यहाँ पे करंट मुद्दे की बात करें आज की डेट में, तो मिनिमल पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है. द एग्जीक्यूटिव ड्रिवन प्रोसेस इट साइडलाइंस द लेजिस्लेटर. और एक तरीके से मेजॉरिटी पार्टी जब आती है, जो आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है, तब ये चीज़ें अंडरमाइन हो जाती हैं. देन लिमिटिंग द एबिलिटी टू स्क्रूटनाइज द फाइनेंशियल पॉलिसीज. तो बिल्कुल सही बात है. तो एग्जीक्यूटिव ड्रिवन चल रहा है सब कुछ, तो लेजिस्लेचर क्वालिटी डिबेट डिस्कशन कर ही नहीं पा रहा है यहाँ पे. देन सेरेमोनियल रोल, तो पार्लियामेंट इन्वॉल्वमेंट इन बजट इज लार्जली सेरेमोनियल. भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट जो है वो इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उसके ऊपर जो है वोटिंग हो जाती है. और एक तरीके से आपको समझना है कि गिलिटॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं. नाउ देयर इज नो टाइम टू डिस्कस ईच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बजट. वो हम लोग करते ही नहीं है. इतना बड़ा बजट है, इतना बड़ा देश है, लाखों करोड़ों का मामला होता है, और बिना डिस्कशन के कभी कभी बजट पास हो जाता है. तो ऐसा हुआ है हमारे यहाँ पे, 2009 में बिना डिस्कशन के बजट पास कर दिया था. देन लैक ऑफ बाय कैमरलिज्म, ये भी दिखता है. तो राज्यसभा इज जस्ट यू कैन से अ डिलेटरी हाउस इन दिस केस, क्योंकि बजट के अंदर वो कुछ सब्सटेंटिव रोल नहीं कर सकते हैं. सो ये माना जाता है कि बजट प्रोसेस जो है मनी बिल के थ्रू आएगा, एंड मनी बिल जो है वो आप राज्यसभा के थ्रू
उसके अंदर ऑल्ट्रेशन जो है वो नहीं करवाए जा सकते। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है एंड उस वजह से जो है अकाउंटेबिलिटी इम्पैक्ट हो जाती है हमारे यहाँ पे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर विजिबल एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारी पार्लियामेंट्री अथॉरिटी डिक्लाइन पे है और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी चीज़ों को स्क्रूटनाइज नहीं कर पाती। दैट इज़ अ मेजर ट्रबल हियर। अब एक और रिफॉर्म्स जो सजेस्टेड हैं वो देखिए क्या हैं जो आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। वन इज़ प्री बजट डिस्कशन, हमें ये करनी चाहिए, आपको इंस्टीट्यूशनलाइज करनी है, ये पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको इसे लेके आना चाहिए। अलाउ लेजिस्लेटर्स टू असेस फिस्कल हेल्थ, आउटलाइन प्रायोरिटीज एंड प्रेजेंट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स, बिल्कुल ये होना चाहिए। डेमोक्रेटाइज द प्रोसेस, एनेबल द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स टू वॉइस पब्लिक कंसर्न, सजेशंस, फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी। अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये डायरेक्टली जो है आपके डिबेट से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब डिबेट से पहले ही अगर आप प्री बजट डिस्कशन करवाएंगे दैट विल बी गुड, वो जो है बहुत बेहतर होगा कि आप पार्लियामेंट ही डिसाइड करे कि देश की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसके बाद आप उस पर बजट जो है बना सकते हैं। दैट पार्लियामेंट शुड हाईलाइट द प्रायोरिटीज़, तो ये चीज़ की जा सकती है एंड आप इसके अंदर मॉनसून सेशन में ये करने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो बाद में जब बजट आएगा उससे पहले ही आप इसको डिस्कस कर लो, या मॉनसून के अंदर करना चाहते हो या आप विंटर सेशन के अंदर करना चाहते हो, तो थिंग्स कैन बी हाईलाइटेड, थोड़ा सा जो है इसके अंदर बेटर हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्रोविजन। Then there is also suggestion establish parliamentary budget office. Okay, so there should be a dedicated institutional arrangement. ये इंडिपेंडेंट एक तरीके से काम करेगा और इसका फ़ायदा क्या होगा, नॉन पार्टीसन वे में जो है ये प्रॉपर एनालिसिस करेगा। देयर विल बी एक्सपर्ट्स हु विल बी प्रेजेंट हियर, और एक्सपर्ट्स जो है वो रैशनैलिटी के साथ जो है अपनी एडवाइस देंगे। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी कैन यू कैन से इम्प्लीमेंट, और ये दो सजेशन अच्छे हैं और ये आप अपने आंसर में ज़रूर लिख सकते हैं एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। चलिए तो मूविंग नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट एडिटोरियल इज रिलेटेड टू चार्टिंग अ रूट फॉर आयोरा अंडर इंडियाज चेयरमैनशिप। ओके, सो देखो एक चीज़ क्लियर है, अगर आप इंडियन ओशन की बात करेंगे तो हम सबसे पावरफुल नेवी होल्ड करते हैं। तो इंडियन नेवी इसके अंदर जो है ब्लू वाटर नेवी है, वी हैव द एबिलिटी टू इवन ऑपरेट फर्दर, डीप सीज में जाके हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा क्या देता है, दैट वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, हम ही हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन। दैट इफ़ देर आर सम कंसर्न्स, इमीडिएटली अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम ही होंगे जो हेल्प आउट करने में सक्षम होंगे बाकी कंट्रीज़ की, ठीक। और ऐसा हुआ भी है, हमने बहुत बार हेल्प भी किया है। सो दैट इज़ समथिंग जो हमें पता है। अब देखो इसके अंदर पॉइंट क्या है। सो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इतने बड़े वास्ट एरिया के अंदर आप लोग अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे और इंडिया इज सेट टू चेयर दिस पर्टिकुलर यू कैन से मीटिंग, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मीटिंग है। एंड देर इज़ ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी रिलेटेड, सागर स्ट्रैटेजी मोदी जी ने अनाउंस कर रखी है, दैट इज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो हम लोग सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाले लोग हैं, सभी कंट्रीज़ को साथ में लेके चलना है। अब इधर जो हमारी की प्रायोरिटीज़ है वो हमें हाईलाइट थोड़ी देखनी होंगी। देन फर्स्ट इज दिस इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एनालिसिस, फर्स्ट थिंग। देन डेटा मीन्स डेवलप मैरीटाइम रेडीनेस। ओके, बिल्कुल इसके अंदर आपको ये कोर्सेज डिज़ाइन करने हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से आपका जो पोस्चर है वो रेडी होना चाहिए। इंडियन ओशन की बात करें तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी खासकर। ओके, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। एंड लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया के केस में जो कोस्टल एरिया है दैट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन सी, बहुत जनता जो है समुद्र के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी लाइफ तो डायरेक्टली एसोसिएट हो जाती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो ट्रांसपोर्ट 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 50% ऑफ द डेली ऑयल कंजम्पशन, ये सारा ट्रेड जो है ये इंडियन ओशन से हो रहा होता है। एंड इट प्रोड्यूसेस 1 ट्रिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इंट्रा IORA ट्रेड की बात करेंगे तो $800 बिलियन का ट्रेड है जो ये कंट्रीज आपस में कर रही होती हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे हमारे लिए भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। लेकिन आज के डेट में जो चैलेंजेस इंडियन ओशन के अराउंड दिखता है दैट इज़ पुअर डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। स्पेसिफिकली अगर मैं अफ्रीकन नेशंस की बात करूं तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम दिखती है, जैसे सोमालिया है, अरेबियन सी के अंदर सोमालिया, यू कैन से इट क्रिएट्स ट्रबल, बिल्कुल गड़बड़ रहती है वहाँ पे। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है, सो वी मे सी क्लाइमेट चेंज, रिफ्यूजीज़ हमें देखने को मिलेंगे। सी लेवल अगर जो है आपके यहाँ पे बढ़ता है तो बहुत से शहर डूबेंगे, बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होंगी, तो वो कंसर्न है। देन जो
टेररिज्म और पायरेसी का मामला है वो भी बहुत जो है ज़्यादा है यहाँ पे, सोमालियन पायरेट्स के साथ ही रिलेटेड है वो. सो दीज आर मेजर कंसर्न्स दैट आर देयर. अब देखो ऐसे में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या कर सकता है? सो इट कैन फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग डायलॉग ऑन कल्चरल एक्सचेंज एंड इश्यूज लाइक डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट. बिल्कुल उसमें हम साथ में आ सकते हैं. अभी ये जो है प्राइमरीली इट इज़ ड्रिवन बाय मिडल एंड स्मॉल पावर्स. हम लेकिन यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन जैसी पावर्स के साथ डायलॉग में तो रहता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, बट स्टिल वी नीड मोर पावरफुल नेशंस. तो इसको जो है इसको आप एक्सपेंड करने का सोच सकते हो. फंडिंग चैलेंजेस बिल्कुल हैं, बिकॉज बड़े कंट्रीज नहीं आएंगे तो फंड को लेके क्रंच तो रहेगा. ठीक है. सो इन कंपैरिजन टू इंडियन ओशन कमीशन, लाइक इट हैज़ मीन्स इंडियन ओशन कमीशन का बजट जो है 1.3 बिलियन था यहाँ पे पिछले 5 साल में, और एक तरीके से वो भी मैं बोलता हूँ इनएडिक्वेट है, बट स्टिल तो मेंबर डिपेंडेंट बजट है, लिमिटेड टू फ्यू मिलियन डॉलर्स. ठीक, बिलियंस तो भी बहुत दूर हैं. तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बता रखी है. बिना पैसे के तो कुछ भी चीज़ मूव नहीं करती है, ये बात बिल्कुल क्लियर है. मतलब अब इफ़ यू वांट टू ब्रिंग सम सब्सटेंटिव थिंग दैट विल ओनली बी पॉसिबल इफ़ यू आर पुटिंग अप मनी. वो पैसा लगाओगे तभी कुछ सब्सटेंटिव होगा. सो दीज आर पॉइंट्स हेयर. अब सागर विजन इंडिया की है एंड इंडिया कैन प्ले अ लीडिंग रोल. हम जो है फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ओमान इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. एंड दीज आर ऑल लाइक माइंडेड कंट्रीज. ये जो रेडिली होके हमारे साथ काम करने को तैयार भी हैं. ठीक है. सो दीज वर द थिंग्स. अब बात करते हैं बांग्लादेश क्राइसिस की. ओके. सो इन द मीन टाइम लुकिंग इनटू दिस, कुछ छूट तो नहीं गया. अब देखो ये औरंगज़ेब की टॉम्ब का मामला चल रहा है यहाँ पे, उसको लेके वायलेंस हो गया. सो ये जो टॉम्ब है औरंगज़ेब की, एक पॉइंट आपको यहाँ पे बता दूँ, इसके पीछे की भी स्टोरी है. ठीक है. सो इस एरिया को पहले मीन्स आज की डेट में इसे आप बोलते हो कुबलाबाद बोल देते हैं. ठीक. तो कुबलाबाद इसीलिए बोला जाता है क्योंकि औरंगज़ेब ने टाइटल लिया था कुबल मकानी का. ठीक है ना. औरंगज़ेब टुक द टाइटल ऑफ कुबल मकनी. ये टाइटल औरंगज़ेब को मिला हुआ था, तो उससे जो है नाम पड़ गया कुबलाबाद. अब ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे सूफी सेंट्स की जो है दरगाहें हैं या फिर सूफी सेंट्स की टॉम्ब हैं. ठीक. बहुत सारे लोगों की टॉम्ब है. नॉट जस्ट दैट, आपके हैदराबाद के निज़ाम जो फर्स्ट निज़ाम थे एंड हिज सन सेकंड निज़ाम, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड वाज नासिर जंग. ठीक है. उनकी जो कब्र है वो भी यहाँ पे है. तो यहाँ सिर्फ एक औरंगज़ेब की कब्र नहीं है, बाकी लोगों की भी कब्र है, क्योंकि ये एक सेंट थे, उनकी दरगाह है. ये उसी दरगाह के जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे ये सारे जो हैं आपके टॉम्ब्स अवेलेबल हैं. और कोई बड़े टॉम्ब नहीं है, छोटे छोटे टॉम्ब है. ठीक है. तो इतना कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे. सो मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे चलते हैं. सो टॉकिंग अबाउट दिस, अब मेजर जो की डेवलपमेंट हमने देखनी है वो वर्ल्ड अफेयर्स में है. सो वो डायरेक्टली यहाँ से हो जाएगा. अब देखो बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो पहली चीज़ तो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट है. ट्रेड आपका डिसरप्ट हो गया है. अब इसको लेके हमने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड किया. अच्छा वो नहीं है, चलो प्रीलिम्स में क्वेश्चन था बांग्लादेश के साथ ट्रेड को लेके. देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज द लीडिंग यू कैन से ट्रेडिंग पार्टनर विद बांग्लादेश. ठीक है. बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा ट्रेड पहले हमारे साथ होता था. नाउ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय चाइना. अब जो है चाइना के साथ है प्रेजेंट. ठीक है. तो दिस इज़ वन डेवलपमेंट हेयर. अगर आप साउथ एशिया की बात करेंगे तो साउथ एशिया के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशियन कंट्रीज़ में से, सो दैट इज़ बांग्लादेश. ठीक है. वो बांग्लादेश है. तो हम किसी और साउथ एशियन कंट्री के साथ इतना ट्रेड नहीं करते हैं. अब यहाँ पे ट्रेड हमारा इम्पैक्ट होगा. बिल्कुल ट्रेड पॉइंट्स पे जो है थोड़ा पेट्रोलिंग वगैरह वो इंक्रीज़ हो गई है, ये हमने देखा है. तो ये बांग्लादेश की डेवलपमेंट है. बिकॉज केओस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है एंड देर इज़ दिस इंस्टेबिलिटी. उसमें हो क्या रहा है कि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उसकी भी डिमांड वहाँ पे कम हो रही है. कॉटन, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, नाउ दे आर नॉट बाइंग इट. तो हमारे यहाँ पे अगर ऐसा होता है बांग्लादेश से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो इट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आर स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर्स. बिल्कुल उन पे असर पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट अनसर्टिनिटी है. इंडियन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट का क्या होगा कुछ नहीं पता. रिलायंस, अडानी, टाटा
बहुत डिले हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो एनर्जी प्रोजेक्ट सच एज अडानी गौड़ा पावर प्रोजेक्ट मे एनकाउंटर पेमेंट इशू, ये भी हो सकता है। और इतना ही नहीं है, कैंसिल भी हो सकते हैं। जो पुरानी सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, वो जो है कैंसिल भी किए जा सकते हैं, ऐसा भी देखा है। बिकॉज द प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में है वो पुरानी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती, और उसको देखते हुए वो रेगुलरली चीज़ें ऐसी बदल सकते हैं। Then there is this migration pressure that can be there. So economic instability, job losses, ये यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। एंड illegal migration होगा, ठीक है, ये सब देखने को हो सकता है। और डेमोग्राफिक टेंशंस की अगर आप बात करेंगे, देयर कुड बी यू कैन से एग्जेजरेशन और इंक्रीज इन डेमोग्राफिक टेंशंस, वो भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ये मत सोचना कि हम लोग जो है यहाँ से बचे रहेंगे। अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ आती है तो इंडिया के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन है ना, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया तक पहुँचेगा। सो दैट्स हाउ कंसर्न वी शुड बी। ठीक, माइग्रेशन प्रेशर होगा, वहाँ से लोग यहाँ पे आएंगे। सिक्योरिटी कंसर्न्स बिल्कुल है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वहाँ पे आज की डेट में वो टारगेट कर रहे हैं और माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीज़ रेगुलरली दिख रही है। बांग्लादेश की माइनॉरिटी मतलब हिंदूज, दे आर टारगेटेड एंड दीज आर यू कैन से प्रॉब्लम्स हियर। ये बड़ी गड़बड़ है। बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है। देयर इज दिस इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन्फिल्ट्रेशन, वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। और रोहिंग्याज को लेके भी बात हो सकती है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं हमारे। एंड नॉट जस्ट दैट, इफ यू सी थिंग्स फ्रॉम जियोपॉलिटिकल एंगल, चाइना यहाँ पे गेन डेफिनेटली करेगा। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान विल ऑल्सो गेन हियर। तो बांग्लादेश के जो लीडर हैं वो भी चाइना विजिट पे जाने वाले हैं। एंड देयर वर न्यूज़ कि पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने अपना एंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज कर लिया है। So these are some of the big concerns that we have to see here. And in this particular time, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट नेगोशिएशन में प्रॉब्लम होगी। बिकॉज एक तरीके से जब आप नेशनलिज्म और ये सारे इमोशंस को आप ऊपर रखने लगते हैं, तो फिर रैशनल डिस्कशन नहीं होता। और बांग्लादेश में अभी थोड़ा वैसा ही सिनेरियो है। ठीक, देन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी विल बी डेंटेड, क्योंकि हम बांग्लादेश के ही थ्रू बाकी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ कनेक्टिविटी एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड वो सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे अब जो हैं रोक दिए जाएंगे और देयर विल बी एन इम्पैक्ट हियर। सो दीज आर सम ऑफ द यू कैन से कंसर्न्स दैट आर देयर। बहुत बड़े मुद्दे हैं ये। अब देखो, ये क्वेश्चन है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, 2015 का सवाल है कि कौन इसके अंदर पार्टिसिपेंट नहीं है। नॉट अ पार्टिसिपेंट पूछा है इन्होंने। तो मैं आपको बता दूं इसके मेंबर्स कौन से हैं। इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, थाईलैंड इज़ द मेंबर, म्यांमार इज़ द मेंबर, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दे ऑल आर मेंबर्स। ठीक, कौन नहीं है? बांग्लादेश इज़ नॉट द मेंबर। तो फर्स्ट पॉइंट आपने देख लिया है यहाँ पे। ओके, सो चाइना इज़ नॉट द मेंबर। So considering this 1 and 3, C is the answer to this question. ठीक, अब देखिए रशिया ने ओडेसा में स्ट्राइक किया है। ठीक है, ओडेसा इज दिस पोर्ट सिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये यूक्रेन में है। ठीक, ये प्लेसेस इन न्यूज़ जो हैं ये कभी कैसे पूछ सकता है यूपीएससी। अब यहाँ पे आप मुद्दा देखो, एक ये एग्रीमेंट की बात कर रहा है दैट इंडिया रिसेंटली साइंड, अब ये प्रीलिम्स 2019 का है। Agreement named as Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in Nuclear Field। तो ये एग्रीमेंट हमने रशिया के साथ साइन किया था। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीज़ें आ जाती हैं कभी। तो जो न्यूज़ में चल रहा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन सुडान मिलिट्री रीटेक्स द खार्तूम्स रिपब्लिकन पैलेस। तो ये टेक ओवर है। सुडान के अंदर जो है पैरामिलिट्री और मिलिट्री के अंदर वॉर चल रहा था। तो ये अब जो है एक तरीके से डिसाइसिव कंक्लूजन पे आने वाला है। दो जनरल्स के बीच में लड़ाई थी बेसिकली। तो ये 2022 का सवाल है। आप इस चीज़ को देखिए। ये कह रहे हैं कि बिदी बिदी इज़ द लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया। तो पहली चीज़, बिदी बिदी इज़ द रेफ्यूजी सेटलमेंट, इट इज़ देयर इन युगांडा। ये युगांडा में है, कीनिया में नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सम पीपल हु फ्लैड फ्रॉम साउथ सुडान दे लिव इन बिडी बिडी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से सही है, बिल्कुल सही है कि तकरीबन 2,70,000 साउथ सुडानीज रिफ्यूजीज यहाँ पे रह रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि सम पीपल हु फ्लैड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव्ड इन दबाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन कीनिया। सो दबाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इट वाज एस्टेब्लिश्ड 30 years ago टू अकोमोडेट सोमालीज जो वहाँ से भाग रहे थे। ठीक है ना,
ये जो है सोमालिया के लोगों के लिए था, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, ठीक है। सो कंसिडरिंग दिस 2 and 3 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो ये मेजर जो है कवरेज थी आज के सेशन की। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।